गुड आफ्टरनून टू ऑल। सो कल की क्लास में हमने जो है वो बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट की थी। तो कल की क्लास में मैंने आपको बेसिक से बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी किस तरीके से हुई। ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ 5 मिनट के लिए। ठीक है, क्योंकि कल बहुत कम स्टूडेंट ज्वाइन हुए थे और कुछ टेक्निकल इशू की वजह से रिकॉर्डिंग भी नहीं आपको मिल पाई थी। तो मैं जो कल वाला लेक्चर है उसको 5 मिनट में समराइज कर देता हूँ। ठीक है जी। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बर्जीलियस, जिसने वाइटल फोर्स थ्योरी को दिया था। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी में बर्जीलियस ने ये बात बोली थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफिकल्ट टू सिंथेसाइज इन द लैब बिकॉज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सम मिस्टीरियस फोर्सेस विच आर डिफिकल्ट टू क्रिएट इन द लैब मैनुअली। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि बर्जीलियस ने अपनी वाइटल फोर्स थ्योरी में ये बोला कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है हम उनको लैब में नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कुछ मिस्टीरियस फोर्सेस होती हैं या वाइटल फोर्सेस होती हैं जो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही एग्जिस्ट करती हैं। मैनुअली उनको लैब में क्रिएट करवा पाना एक बहुत ही असंभव काम है। ठीक है, सो फिर बर्जीलियस की इस वाइटल फोर्स थ्योरी को सभी साइंटिस्ट के द्वारा एक्सेप्टेंस मिली। ठीक है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो डिस्कवरी है वो रुक गई। ये मान लिया गया कि वो केवल और केवल लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही पाए जाते हैं। ठीक है, फिर एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिच वोलर। ठीक है, वो ऐसा नहीं था वो लैब में काम कर रहे थे, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के ऑब्जेक्टिव से लैब में काम नहीं कर रहे थे। तो वो अमोनियम साइनेट जो कि एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो उसके साथ कोई काम कर रहे थे लैब में, उसकी कुछ रीअरेंजमेंट करवा रहे थे, उसको हीट कर रहे थे। दिस इज अमोनियम साइनेट, दिस इज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, इसको हीट कर रहे थे, इसकी रीअरेंजमेंट करवा रहे थे और एक्सीडेंटली अचानक से क्या हुआ जी, यूरिया जो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो बन गया। इट वाज अ वेरी ह्यूज डेथ ब्लो फॉर बर्जीलियस बिकॉज द नेम बिहाइंड दिस एग्जिस्टेंस वाज लॉस्ट, क्योंकि उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को इस तरीके से डिफाइन किया था, द कंपाउंड विच आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और वो लैब में नहीं बन सकते। तो फ्रेडरिच वुलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि यूरिया है उसको 1828 में एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लैब में बनाया। ठीक है जी, उसके बाद जो बर्जीलियस की वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो फेल हो गई। धीरे धीरे साइंटिस्ट को ये मालूम होने लग गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में बनाए जा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोल्ब्स, उसने एसिटिक एसिड को लैब में बनाया। इन द सिमिलर वे एक साइंटिस्ट था बर्थेलॉट जिसने मीथेन को लैब में बनाया। ठीक है, इस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिस्कवरी धीरे धीरे लैब में स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये कल मैंने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन दी थी। ओके, फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसमें केवल और केवल 3 तरह की हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। ठीक है जी, कौन कौन सी? वन इज sp एंड अनदर इज sp2 एंड अनदर वन इज sp3। ठीक है जी, तो ये आपको पता है कि उनके कॉरेस्पॉन्ड कितने बॉन्ड एंगल आते हैं और इसके एग्जाम्पल लिखे थे। ठीक है, इथाइन प्रोपाइन, इथीन प्रोपीन, इथेन प्रोपेन, मतलब जो भी एल्केन होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, वहां पर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 आती है। एल्कीन में हाइब्रिडाइजेशन आपकी sp2 हो जाती है और एल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है। फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड की मैंने क्लासिफिकेशन बताई थी, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कल वाली क्लास का। ठीक है, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको मैं 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकता हूं। पहली क्लासिफिकेशन आ गई एसाइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे आ गए साइक्लिक या क्लोज्ड चेन या रिंग चेन भी इनको बोल देते हैं। ठीक है जी, अब जो एसाइक्लिक कंपाउंड हो गए उसमें भी 2 तरह के आगे, एक आगे सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक आगे अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ये हो गया जी जिसमें कार्बन कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जैसे इथेन एंड प्रोपेन। ठीक है बात। इन द सिमिलर वे अगर अनसेचुरेटेड कंपाउंड की बात करता हूं तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड में कार्बन कार्बन जो है वो मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े हुए होंगे, इट में भी डबल बॉन्ड और इट में भी ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है जी, तो ये अनसेचुरेटेड के एग्जांपल आ गए। उसके बाद बात करता हूं, देखो ए साइक्लिक में इतनी ही क्लासिफिकेशन है, सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब
जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड होंगे, इट में भी डबल, इट में भी ट्रिपल। ठीक है जी। उसके बाद बात करता हूं साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड या रिंग कंपाउंड भी इनको बोलता हूं। ठीक है जी। तो ये होमोसाइक्लिक भी हो सकते हैं। होमोसाइक्लिक का मतलब ये हुआ कि जो रिंग में एटम है वो सेम है। ठीक है जी। जैसे मान लिया कि मैं 3 कार्बन से जो साइक्लिक कंपाउंड बनता है वो बना रहा हूं, जैसे ये साइक्लोप्रोपेन है। ठीक है जी। साइक्लोप्रोपेन के बाद साइक्लोब्यूटेन आ गया। ठीक है। इस तरीके से साइक्लोपेंटेन आ गया, आप साइक्लोहेक्सेन भी ऐसे बना सकते हो। ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, ये आपके पास आ गए होमोसाइक्लिक कंपाउंड। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का मतलब, होमोसाइक्लिक का समझ गए कि मतलब रिंग में एक ही जैसा एटम होगा, है ना। जिन एटम से मिलके रिंग बना है वो एटम एक ही होगा। होमो मतलब सेम, साइक्लिक कंपाउंड का मतलब रिंग वाला कंपाउंड। ठीक है जी। यहां तक कोई डाउट किसी को? नो सर। ओके। अब देखो नेक्स्ट है हिट्रोसाइक्लिक। हिट्रोसाइक्लिक का मतलब कि कोई हिट्रो एटम भी कार्बन के साथ रिंग में आ जाएगा। हिट्रो एटम क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर। तो उसकी क्लासिफिकेशन इस तरीके से हो गई, जैसे एक कंपाउंड होता है जिसको मैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोलता हूँ, वो एक हिट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है क्योंकि उसमें हिट्रो एटम रिंग में इंट्रोड्यूस हो गया। अरे अगर जो साइक्लोपेंटेन है ना, साइक्लोपेंटेन में देखो इस तरीके से 5 कार्बन है। मैं फिर से बताता हूँ आपको, ये देखो जैसे ये साइक्लोपेंटेन है, साइक्लोपेंटेन में 5 कार्बन रिंग में जुड़े हुए हैं। अगर मैं एक कार्बन को ऑक्सीजन से रिप्लेस कर देता हूं तो वो बन जाता है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। ठीक है। अब ये जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है और होमोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक भी हो सकते हैं। तो एरोमेटिक में आपका जो होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है उसमें क्या आ जाएगा आपके पास, बेंजीन आ जाएगा। ठीक है जी। बेंजीन आ जाएगा। बेंजीन के बाद नेप्थालीन आ जाएगा, जब 2 रिंग मिल जाते हैं। जब 3 रिंग मिल जाते हैं तो ये आ जाएगा एंथ्रासीन। तो ये कैसे कंपाउंड है जी, दीज कंपाउंड्स आर होमोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड्स। होमोसाइक्लिक क्यों बोला, क्योंकि सारे के सारे एटम रिंग में जो है वो सेम है। और एरोमेटिक इसलिए बोला क्योंकि ये हक्कल्स रूल को फॉलो करते हैं। ठीक है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक कैसे होता है। ये बात मैंने आपको आई थिंक पहले भी बताई थी। किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए वो साइक्लिक होना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन फॉर अ कंपाउंड टू बी एरोमेटिक इज इट मस्ट बी साइक्लिक, इट मस्ट बी प्लेनर। इट मस्ट बी प्लेनर का मतलब ये हुआ कि उसमें हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आना चाहिए। थर्ड कंडीशन इज कि उसमें कंप्लीट कंजुगेशन हो। कंप्लीट कंजुगेशन का मतलब ये हुआ जी अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल और डबल बॉन्ड। ठीक है। इसको कंप्लीट कंजुगेशन बोलते हैं। जैसे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, जैसे मान लिया कि मैं बेंजीन आपके सामने बना रहा हूँ, दिस इज बेंजीन। बेंजीन में कितने कार्बन है जी, 6 कार्बन है। 6 कार्बन से मिलके बेंजीन बनता है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब कंजुगेशन का मतलब ध्यान से समझना, देखो पहले और दूसरे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर अगेन सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड आया, फिर अगेन सिंगल बॉन्ड आया, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। तो इसको बोला कंप्लीट कंजुगेशन। मतलब अल्टरनेट पोजीशन पे सिंगल डबल बॉन्ड, उसको बोलता हूं कंप्लीट कंजुगेशन। ठीक है। पहली कंडीशन बताई कि वो साइक्लिक हो, दूसरी कंडीशन बताई कि वो प्लेनर हो, तीसरी कंडीशन बताई कि उसमें कंप्लीट कंजुगेशन हो, और चौथी कंडीशन बताई कि वो हक्कल्स रूल को फॉलो करे, तब कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है। हक्कल्स रूल मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। एन का वैल्यू इसमें 0 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। अब अगर एन वैल्यू यहां पर 0 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 4 × 0 + 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो कितने आ गए, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर 1 पुट करूंगा तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पुट करूंगा तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 पुट करूंगा तो 14 पाई इलेक्ट्रॉन। तो अगर कंसाइज वे में आपको समझाऊं तो किसी कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए, अगर वो साइक्लिक है, अगर वो प्लेनर है, अगर उसमें कंप्लीट कंजुगेशन है, इसके अलावा अगर उसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, या 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, तब वो कंपाउंड एरोमेटिक होता है।
समझ गए इस बात को जी? सर जैसे प्लेनर से कैसे पता, कैसे प्लेनर क्या चीज मतलब? प्लेनर का मतलब कि उसमें हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, क्योंकि जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है तो ज्योमेट्री कौन सी आती है? ट्राइगोनल प्लेनर। ओके सर, ओके। अब जैसे आप अगर बेंजीन में ना कोई भी कार्बन चेक करते हैं, जैसे मान लिया कि ये बेंजीन है, ठीक है जी, बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है जी? C6H6 होता है। तो अगर आप कोई भी कार्बन बेंजीन में अगर देखोगे तो हर कार्बन ने बेंजीन में कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं? 3 सिग्मा। 3 सिग्मा कैसे बनाए हैं? दो तो अल्टरनेट कार्बन के साथ सिग्मा बनाया, देखो एक ये सिग्मा हो गया, एक ये सिग्मा हो गया, और एक इसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा है तीसरा सिग्मा वो हो गया, ठीक है। तो इसीलिए बेंजीन में हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। किसी भी कार्बन को चेक करके देख, ठीक है बात? ओके सर। ठीक है। तो फिर ये चीजें मैंने आपको कल बताई थी क्लासिफिकेशन में, जैसे ये एरोमेटिक सिटी मैंने जो आपको अभी बताया, जैसे बेंजीन, नेप्थालीन और एंथ्रासीन ये एरोमेटिक होते हैं। इसी तरीके से एरोमेटिक जो है वो हेट्रोसाइक्लिक भी होते हैं। तो उसमें मैंने आपको 2 एग्जांपल बताए थे, दिस इज थायोफीन एंड दिस इज पिरिडीन। ये भी एरोमेटिक कंपाउंड है, बट ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि रिंग में यहाँ पर हेट्रो एटम आ गया है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, दैट इज नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड करवाया था, ठीक है जी। उसको मैं थोड़ा सा फिर से इलेबोरेट कर देता हूं आपके लिए। देखो, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है जी। तो इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो हमें उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे हम सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं, ठीक है जी। फिर वर्ड रूट लिखते हैं, फिर लिखते हैं सुफिक्स। अब प्रफिक्स भी 2 तरह का होता है, सेकेंडरी प्रफिक्स, प्राइमरी प्रफिक्स, और सुफिक्स भी 2 तरह का होता है, दैट इज प्राइमरी सुफिक्स और सेकेंडरी सुफिक्स। अब जब भी हम किसी कंपाउंड की नेमिंग करेंगे तो उसमें हम क्या फॉर्मेट फॉलो करते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले हम लिखते हैं सेकेंडरी परफिक्स, उसके बाद प्राइमरी परफिक्स, उसके बाद वर्ड रूट, उसके बाद प्राइमरी सुफिक्स, उसके बाद सेकेंडरी सुफिक्स। तो इस तरीके से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, ये है पैटर्न, ठीक है। अब इसमें सेकेंडरी परफिक्स क्या होता है, प्राइमरी परफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है, वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है जी। तो देखो, जितने भी आपके सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स में आ गया जैसे आपके पास मिथाइल, ठीक है जी, मिथाइल आ गया, इथाइल आ गया, ठीक है। उसके बाद क्लोरो आ गया, फ्लोरो आ गया, है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट यूज होते हैं। नाइट्रो आ गया आपके पास, है ना। समझ गए इस बात को? यस और नो? यस सर। इसमें और भी हो सकते हैं, मैं आपको लिस्ट बना के दे दूंगा, ठीक है। पर आपको, आप ध्यान रखना कि जितने भी एल्काइल ग्रुप हैं, चाहे मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है ना, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो, ठीक है, ये सारे के सारे हम सेकेंडरी प्रफिक्स की तरह यूज करते हैं। सेकंड कंडीशन, प्राइमरी प्रफिक्स आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। अगर कोई साइक्लिक कंपाउंड है ना, तो उसमें जो वर्ड साइक्लो यूज होता है वो प्राइमरी प्रफिक्स होता है। जैसे मान लिया कि मैंने यहां पर लिखा है ये, तो मैंने साइकिल में 4 कार्बन लिख दिए हैं, ठीक है। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखूंगा? दिस इज साइक्लो
ब्यूटेन। तो यहां पर ये जो साइक्लो वर्ड यूज हो रहा है, इट इज यूज्ड एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स। समझ गए बात को? यस और नो? यस सर। यस सर। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक होगा तो जो वर्ड साइक्लो यूज होगा वो वहां पर एज ए प्राइमरी प्रीफिक्स यूज होता है। बस इतनी सी बात है, इसमें ज्यादा बताने का कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब वर्ड रूट की बात करते हैं। ठीक है जी, अगर बात करते हैं हम वर्ड रूट की, तो वर्ड रूट क्या बताता है कि प्रिंसिपल चेन में, पेरेंट चेन में कितने कार्बन है। एक है, दो है, तीन है, चार है ना? उस तरीके से हम वर्ड रूट को यूज करते हैं। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। अगर एक कार्बन है प्रिंसिपल चेन में तो वर्ड रूट यूज किया जाएगा मिथ, दो के लिए पिथ, तीन के लिए प्रॉप। ठीक है जी, उसके बाद ब्यूट, उसके बाद पेंट, फिर हेक्स, फिर हेप्ट, फिर ऑक्ट, फिर नॉन, फिर डेक। ठीक है, फिर इस तरीके से चलते हैं, अनडेक, डो डेक, है ना? समझ गए बात को जी? यस और यस नो? सर। पर जो हमारे काम के हैं वो यही तक हैं, बाकी बताने को मैं आपको और भी बता सकता हूँ। समझ गए जी? ओके, दिस इज वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या बताता है? प्रिंसिपल चेन में या पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम्स हैं, है ना? उसके हिसाब से हम वर्ड रूट यूज करते हैं। अगर प्रिंसिपल चेन में 5 कार्बन एटम होंगे तो हम वहां पर वर्ड रूट पेंट यूज करेंगे। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं प्राइमरी सुफिक्स की। ठीक है, प्राइमरी सुफिक्स की बात करते हैं। तो अगर वर्ड रूट में या पेरेंट चेन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ जुड़े हुए हैं तो विद वर्ड रूट हम एन वर्ड यूज करते हैं। अगर डबल से जुड़े हुए हैं तो इन यूज करते हैं, अगर ट्रिपल से जुड़े हुए हैं तो आइन यूज करते हैं। दिस इज प्राइमरी सुफिक्स। और सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है? सेकेंडरी सुफिक्स हमारा होता है मेन फंक्शनल ग्रुप, है ना? सेकेंडरी सुफिक्स क्या होता है? मेन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, प्रेजेंट इन पेरेंट चेन। ठीक है जी, अब वो फंक्शनल ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं वो आपको बता देते हैं। जैसे OH यूज होगा एज ए सेकेंडरी सुफिक्स, तो आप यहाँ पर OH के लिए क्या यूज करोगे? ओल यूज करोगे। ठीक है, अगर एल्डिहाइड है तो उसके लिए अल यूज करोगे। कीटोन के लिए ओन यूज करोगे। अगर एसिड है तो उसके लिए ओइक एसिड लिखोगे। अगर साइनाइड है तो उसके लिए नाइट्राइल लिखोगे। तो ये तो जी आपको याद ही करने पड़ेंगे कि किस ग्रुप के लिए क्या लिखता। हो जाएंगे आप? यस सर, नो? यस सर। ओके, अब बात करता हूं। देखो, मैंने आपको हर चीज बता दी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है, वर्ड रूट क्या होता है, प्राइमरी सुफिक्स क्या होता है, सेकेंडरी सुफिक्स क्या हो गया। पहले आपको ये बात यहां तक क्लियर हुई सबको? यस सर। जी सर। अब देखो, इसके बाद नेक्स्ट है हम, अगर मान लिया कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो तो वहां पर हम फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन फंक्शनल ग्रुप एक ही यूज होगा, ये बात ध्यान रखना। तो प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? सबसे पहले हम COOH को प्रेफरेंस देंगे, फिर सल्फोनिक एसिड को प्रेफरेंस देंगे। ठीक,
फिर एस्टर को प्रेफरेंस देंगे, ठीक है जी। एस्टर के बाद एसिड क्लोराइड को प्रेफरेंस देंगे, ठीक। फिर अमाइड को, अमाइड के बाद हम नाइट्राइल को प्रेफरेंस देंगे, फिर हम एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे, फिर हम कीटोन को प्रेफरेंस देंगे, फिर कीटोन के बाद हम प्रेफरेंस देंगे OH को, OH के बाद हम प्रेफरेंस देंगे NH2 को, NH2 के बाद हम प्रेफरेंस देंगे एल्कीन को, फिर हम प्रेफरेंस देंगे एल्काइन को। ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। समझ गए इस बात को? जी सर। ओके। तो ये बेसिक कुछ रूल्स हैं। अब हम एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी जो है वो मिल सके, ठीक है। तो हम क्वेश्चंस करते हैं कुछ। अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछो, अदरवाइज फिर हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास CH3 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 और OH। बताओ जिसका आयुपिक नेम। 2-methyl propane 2-ol। देखो जी, 1 2 3। अगर यहां से नंबरिंग कर रहा हूं तब भी फंक्शनल ग्रुप को 2 ही आ रहा है, अगर दूसरी साइड से करूंगा तब भी 2 ही आएगा, है ना। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप। एंड मिथाइल मैंने आपको बताया कि मिथाइल एज ए सेकेंडरी प्रफिक्स यूज होता है। तो पहले हम मिथाइल को लिखेंगे, कौन से कार्बन पे मिथाइल लगा है जी, सेकंड पे लगा, तो लिख दिया 2 मिथाइल। उसके बाद प्राइमरी प्रफिक्स इसमें है नहीं, उसके बाद हम वर्ड रूट पे आएंगे। कितने कार्बन है पेरेंट चेन में? 3 है, 3 के लिए क्या लिख दिया? प्रोप। तो सारे सिंगल बॉन्ड है, तो प्रोपेन। और 2 पे फंक्शनल ग्रुप लगा तो 2-ओल, तो नाम आ जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन 2-ओल। क्या आपको ये क्लियर हुआ सबको? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है CH3 CH2 CHCOOH और Cl। बताओ जी। 2-chlorobutanoic acid। ठीक है जी, बात 1 2 3 4 इस तरीके से नेमिंग कर लीजिए। अब नेमिंग के बाद अगर हम देखेंगे तो सेकंड कार्बन पे क्या लगा है? प्रीफिक्स लगा है, तो लिख दिया 2-क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4, तो 4 के लिए वर्ड रूट यूज हो गया ब्यूट। सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन, और 1 पे ओइक एसिड, या डायरेक्टली भी इसको लिख सकते थे 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, नो इश्यू एट ऑल। जैसे आंसर दिया वो बिल्कुल सही आंसर था, 2-क्लोरो ब्यूटेन 1 ओइक एसिड या 2-क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड। क्या आपको ये क्लियर हो गया? यस सर। सबको क्लियर हुआ जी, यस और नो? यस सर। ओके। ओके जी, और क्वेश्चन करते हैं। देखो प्रैक्टिस से ही क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास C2H5 CH2 CH2 CHO, और यहां पर है CH3। तो थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को करना। So 4-methyl hexanal। ठीक है जी, शाबाश, वेरी गुड। देखो जी कैसे ये आएगा इसका आंसर, बाकियों को भी थोड़ा सा टाइम दे देते हैं जी, 10 सेकंड का।
अब देखो यहाँ पर क्या इस क्वेश्चन में मैंने आपको कंफ्यूजन के लिए वो दिया था, यहाँ पे मैंने डायरेक्टली C2H5 लिखा है, तो दिस कैन बी रिटन एज CH3CH2, ठीक है जी। उसके बाद C2H5 कैन बी रिटन एज CH3CH2। उसके बाद देखो ये CH से जुड़ा है, उस CH के साथ एक मिथाइल जुड़ा है, और CH2 CH2 CHO। तो यहां से नंबरिंग चलेगी जी 1 2 3 4 5 और 6। तो आ गया 4 मिथाइल, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया जो फोर्थ कार्बन पे जुड़ा हुआ है। उसके बाद टोटल पेरेंट चेन में 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हेक्स लिख दिया, सारे सिंगल बॉन्ड है एक भी लिख दिया, और 1 पे फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड, तो डायरेक्टली अल लिख दो या हेक्सेन 1 अल लिख दो, एक ही बात है। 4 मिथाइल हेक्सेन 1 अल इज द राइट आंसर। क्या आपको ये बात क्लियर हुई? प्लीज आंसर जल्दी से दें जी, कोई डाउट है तो पूछें, अगर क्लियर है तो यस बोले, हम अगला क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इस क्वेश्चन को कराइए। दिस इज बॉन्ड लाइन नोटेशन। अब ये बॉन्ड लाइन नोटेशन है, इससे घबराना नहीं, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हर C जगह कार्बन कार्बन प्रेजेंट। सर 3 क्लोरो 2 कोमा क्लोरो मिथाइल हेप्टेन 3 क्लोरो 1 2 3 4 5 6 7 2,6 डाई मिथाइल हेप्टेन। हेप्टेन फंक्शनल ग्रुप को इग्नोर क्यों कर दिया? हेप्टेनल जी, हेप्टेन देखो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब यहां से नंबरिंग क्यों की? क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी पहले मिलती है। अगर फंक्शनल ग्रुप कहीं पे प्रेजेंट नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलती है। अगर मल्टीपल बॉन्ड भी कहीं पे प्रेजेंट नहीं है तब सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी मिलती है। सब्स्टिट्यूएंट मतलब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आइडो मिथाइल इथाइल मिथॉक्सी इथॉक्सी एटसेट्रा। ओके, तो देखो 3 पे क्या है जी? 3 पे है क्लोरो, तो हमने लिखा 3 क्लोरो। उसके बाद देखो, अब यहां पर सुनो मेरी बात, देखो क्लोरो भी सब्स्टिट्यूएंट है, मिथाइल भी सब्स्टिट्यूएंट है, पर जब नाम लिखेंगे तो सी कम्स फर्स्ट, क्योंकि इसको क्लोरो बोलता हूं तो सी कम्स फर्स्ट, तो 3 क्लोरो पहले लिखा। अब कहीं इसका नाम इस तरीके से भी बोलेंगे जो कि गलत हो जाएगा, 2,6 डाया मिथाइल 3 क्लोरो हेप्टेनल, जो कि गलत है। ठीक है, तो यहां पर आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूएंट में भी पहले प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से जो नाम आएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उसको प्रेफरेंस देंगे। क्लोरो में सी आ रहा है, मिथाइल में एम आ रहा है, तो पहले सी आता है फिर एम आता है, तो सी वाला सब्स्टिट्यूएंट पहले लिखा जाएगा। ठीक है जी, 3 क्लोरो, फिर आ जाएगा आपके पास 2,6 डाई मिथाइल, 2,6 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 के लिए आ गया हेप्टेनल, तो दिस इज द आंसर। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी CH3 CH 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 और CS3, यहाँ पर लगा दो OH, यहाँ पर लगा दो I, लगा दो यहाँ पर NO2 लगा दो। बताओ जी।
पिछले क्वेश्चन में मैंने जो भी बातें बोली हैं उनको ध्यान रखते हुए इस क्वेश्चन का आंसर दें। सर 3 आइडो 4 नाइट्रो पेंटेन 2 ओल। बिल्कुल सही बात है, गुड, बिल्कुल सही बात है। नंबरिंग चली यहां से 1 2 2 3 4 5। अब अल्फाबेटिक देखो, ये तो फंक्शनल ग्रुप है, इसको तो बाद में लिखना है। अब इसको 2 हाइड्रोक्सी मत लिख देना कहीं, वो कब लिखा जाएगा वो भी बताऊंगा आपको क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो देखो 3 पे आइडो है और यहाँ पे नाइट्रो है, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा बताओ जी, आई आएगा ना। तो 3 पे आइडो है, 4 पे नाइट्रो है। कितने कार्बन है उसके बाद पेरेंट चेन में? 5। 5 तो 5 के लिए लिख दिया पेंटेन, पेंट है ना, सिंगल सिंगल बॉन्ड है ना सारे, तो पेंटेन लिख दिया, फिर लिख दिया 2 और पेंटेन O। 2 ओल। 3 आइडो 4 नाइट्रो पेंटेन 2 ओल। क्लियर है सबको जी? यस और नो? सर जी सर। ओके ओके ओके, एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो ऑर्गेनिक में सिंपल सा फंडा है कि जितने क्वेश्चन क्लियर करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से डरना नहीं है, क्वेश्चन ही सॉल्व करने, पेपर में भी क्वेश्चन ही सॉल्व करवाए जाते हैं। नॉलेज ठीक है एक हद तक मैटर करती है, बट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की एबिलिटी इंट्रोड्यूस करनी है अपने अंदर। इस क्वेश्चन को करें, घबराए ना, क्योंकि यहाँ पे हर जगह कार्बन है, देखो इस तरीके से ना, उसको आप चाहे ऊपर 3 चेन। ब्रोमो हाँ जी, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, 100%। देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो देखो अब 3 पे ही ब्रोमो लगा है और 3 पे ही क्लोरो लगा है, बट अल्फाबेटिकली बी कम्स फर्स्ट, तो 3 ब्रोमो पहले लिखा गया। 3 ठीक है जी, ब्रोमो 3 क्लोरो। फिर 3 क्लोरो आ गया जी, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। उसके बाद आ जाएगा आपके पास 7 कार्बन है, तो हेप्टेन। हेप्टेन आ जाएगा, क्योंकि सारे कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो पहले वर्ड रूट आया हेप्ट, सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो फर्दर लिख दिया ए ना, 3 ब्रोमो 3 क्लोरो हेप्टेन। क्लियर है? यस सर। ओके, और क्वेश्चन देता हूं जी। इस क्वेश्चन को करेंगे। सर 2 3 2 मिथाइल 3 मिथाइल म्यूट हाँ जी, 2 इन 1 अल। ठीक है जी, शाबाश, गुड, ठीक बोल रहे हैं जी। देखो यहां से नंबरिंग चलेगा 1 2 3 4। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है। तो 3 पे सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा है? मिथाइल लगा है, तो लिख दिया 3 मिथाइल। उसके बाद कितने चेन है? कार्बन है पेरेंट चेन में 4, 4 तो 4 के लिए लिख दिया हमने ब्यूट। अब देखो दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 2 इन, और 1 पे फंक्शनल ग्रुप है तो 1 अल, तो ये नाम आ जाएगा 3 मिथाइल ब्यूट 2 इन 1 अल। क्लियर है? यस सर। ओके, कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिल सके।
सर 1 क्लोरो 3 फिनाइल प्रोप 2 इन। उल्टा कर दो जी, क्या बोला? उल्टा कर दो, नेमिंग इसको प्रेफरेंस पहले दो। डबल बॉन्ड ब्यूटेन 1 2 3 तो फिर 3 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोप 2 इन, नहीं सॉरी 1 इन। देखो देखो, मैं इसको और थोड़ा सिंपलीफाई करके आपके लिए लिखता हूँ। देखो, पहले ये इस तरीके से सिस्टम है, CH डबल बॉन्ड CH2Cl, है ना, और यहाँ पे फिनाइल जोड़ा हुआ है, फिनाइल इज दिस रिंग, ठीक है। अब यहां से अगर नंबरिंग करता हूं, देखो 1 2 3, तो डबल बॉन्ड को भी छोटा नंबर आ रहा है, इसको भी छोटा नंबर आ रहा है, तो हमारा, मैंने आपको बताया, देखो यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पे हमने मल्टीपल बॉन्ड को प्रेफरेंस पहले देनी। अगर यहां से नंबरिंग करता तो मल्टीपल बॉन्ड को सेकंड नंबर आता, यहां से कर रहा हूं तो मल्टीपल बॉन्ड को कौन सा नंबर आ रहा है जी, फर्स्ट नंबर आ रहा है, तो सब्स्टिट्यूएंट लिखो पहले अल्फाबेटिकली, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, बट C कम्स फर्स्ट, तो पहले लिखूंगा 3 क्लोरो, उसके बाद 1 पे क्या है, फिनाइल है, कितने कार्बन है पेरेंट चेन में, 3, तो प्रोप 1 ई, क्लियर है, 3 क्लोरो 1 फिनाइल प्रोप 1 ई। यस सर। ओके, तो आज मैं इतना ही करवा रहा हूं, अभी मैं आपके साथ क्लास के जस्ट बाद एक असाइनमेंट शेयर कर रहा हूं, ठीक है जी, नोमेनक्लेचर की ही, उसमें कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं, बट आपने सिर्फ और सिर्फ उसमें से नोमेनक्लेचर के क्वेश्चन ही अप्रोच करने हैं अभी, ठीक है। फिर जैसे जैसे थ्योरी होती जाएगी बाकी क्वेश्चन भी आपको आते जाएंगे, क्लियर है बात ही? जी सर। ओके जी, थैंक यू। कोई डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हैं क्लास में, आज जो करवाया उसमें। मुझे सिर्फ एक कंसेप्ट इसमें बताने को बचता है कि अगर एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो तो नेमिंग कैसे होती है, वो मैं कल आपको खुद बताऊंगा अपने आप। ठीक है जी, ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू।